ओके स्टूडेंट, तो आज अपने डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। राइट बच्चों, क्रेब्स साइकिल इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि हैंस क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी किया था पीजन की मसल सेल के अंदर। इज दैट क्लियर? पीजन की मसल सेल, और इसलिए इनको 1954 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिक पूरा डिटेल स्टडी करने का क्रेज जो जाता है वो हैंस क्रेब्स को ही जाता है, और इसी के कारण इनको नोबेल प्राइज मिला है। क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं समझ आ गया? क्योंकि क्रेब्स ने ही इस साइकिल को स्टडी किया है। इस साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोला जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है। क्या है? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है और उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। इज दैट क्लियर? और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? सिट्रिक एसिड। क्लियर हुई बात? क्रेब्स साइकिल एम्फीबॉलिक साइकिल है। क्या है बच्चों ये? एम्फीबॉलिक साइकिल। अब एम्फीबॉलिक कहने के पीछे 2 लॉजिक है। पहले आप पहला लॉजिक समझिए कि जो क्रेब्स साइकिल है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन भी करता है और एनाबॉलिक रिएक्शन भी करता है। इट मींस लाइक सक्सिनिल कोएंजाइम, ये क्लोरोफिल बनाने में आगे यूज होगा। तो देखो, इसका जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, वो आगे एनाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है, यानी आगे वो क्लोरोफिल बना रहा है। यानी क्रेब्स साइकिल के ही प्रोडक्ट आगे किसी दूसरी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। मतलब यहां कैटाबॉलिज्म तो चल ही रहा है और सक्सिनिल कोएंजाइम आगे क्लोरोफिल बना रहा है, तो वो क्या हो गया? एनाबॉलिज्म हो गया। लाइक दैट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड लेटर ऑन अमीनो एसिड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये की प्रोडक्ट है। समझ गए एकदम अच्छे से? तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो क्रेब्स साइकिल के ये जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है ये आगे कहीं ना कहीं सिंथेसिस में रोल कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना, फैटी एसिड सिंथेसिस में, क्लोरोफिल सिंथेसिस में। तो ये एनाबॉलिक एक्शन भी हो रहा है, सिंथेसिस का मतलब एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो ये जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है ये आगे एनाबॉलिज्म कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर दोनों काम हो रहा है। कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है और साथ साथ एनाबॉलिक रिएक्शन भी होगी, इसीलिए इसे एम्फीबॉलिक साइकिल कहा जाता है। एक लॉजिक तो ये है। बात समझ आई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, सक्सिनिल कोएंजाइम आगे क्लोरोफिल सिंथेसिस में रोल करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस का कनेक्टिंग लिंक है, की सबस्ट्रेट है, यहीं से आगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस रन करेगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये की एलिमेंट है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ अमोनिया रिएक्ट करके फर्स्ट अमीनो एसिड सिंथेसिस करती हैं। इज दैट क्लियर? यानी प्रोटीन सिंथेसिस में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बनता है, वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ही बनता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? चलिए, इसके बाद और आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, देखो कि इसको एम्फीबॉलिक साइकिल क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म करेंगे यानी फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करेंगे तो भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। अगर हम
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी पायरुविक एसिड बनकर बाद में क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम अल्टीमेट। और ये ग्लूकोज से तो ये बन ही रहा है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से तो ये बन ही रहा है, राइट। कहने का मीन्स कि चाहे आप फैट का मेटाबॉलिज्म करो या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करो या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करो, अल्टीमेट क्रेब्स साइकिल तो करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स कि क्रेब्स साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म जो है वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही होगा, क्योंकि सबका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनना है, एसिटाइल कोएंजाइम बनना है। दैट मीन्स वी कैन से एसिटाइल कोएंजाइम is a common substrate या common product for carbohydrate metabolism and fatty acid metabolism। कॉमन है ना एसिटाइल कोएंजाइम, ये कॉमन हो गया बेटा किसके लिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कॉमन है ये, करेक्ट। कौन, एसिटाइल कोएंजाइम। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आ रही होगी, करेक्ट। इसीलिए इसको एम्फीबोलिक साइकिल कहते हैं। एम्फीबोलिक मतलब फैट मेटाबॉलिज्म करोगे तो भी क्रेब्स करना पड़ेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करोगे तो भी क्रेब्स करना पड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करोगे तो भी आपको क्रेब्स साइकिल करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं बेटा। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स साइकिल की ये जितनी भी रिएक्शन है ये कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रही है। इज दैट क्लियर? राइट। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स समझ रहे हो ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। तो क्रेब्स साइकिल की सारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रही है, करेक्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्रेब्स साइकिल पूरा मैट्रिक्स में होता है, नो डाउट, लेकिन क्रेब्स साइकिल की एक रिएक्शन मैट्रिक्स में नहीं होती है, वो इनर मेम्ब्रेन पर होती है, और उस रिएक्शन का नाम है ये वाली रिएक्शन। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने की जो रिएक्शन है वो इनर मेम्ब्रेन पर होती है। एंटायर क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में हो रहा है, बट क्रेब्स साइकिल की एक रिएक्शन, ओनली वन रिएक्शन जो है वो इनर मेम्ब्रेन पर हो रही है। वो कौन सी रिएक्शन है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनना, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर, सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो ये वाली रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होती है। क्यों होती है कि इस रिएक्शन में जो एंजाइम काम आ रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो एंजाइम कहां पर है बेटा, वो एंजाइम है इनर मेम्ब्रेन पर, इसीलिए ये रिएक्शन इनर मेम्ब्रेन में हो रही है। इस बात को आप सभी को एकदम हाईलाइटेड रखना है। उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इज दैट क्लियर? एक रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पायरुविक एसिड की बात करें, पायरुविक एसिड तो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड ब्रेक हुआ और क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम। ये 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो यहां से एक CO2 निकल गई। एसिटाइल कोएंजाइम ब्रेक होगा तब कितनी CO2 और निकलेगी, 2, तो ये 2 कार्बन का है। तो मींस बच्चों ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल एक पायरुविक एसिड से 3 CO2 रिलीज होती है। ये कैलकुलेशन पूछी जाती है, ध्यान रखना। देखो ध्यान से दोबारा समझ लो, अगर एक पायरुविक एसिड है तो 3 CO2 रिलीज होगी, और 2 पायरुविक एसिड है तो 6 CO2 रिलीज होगी, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड किससे बनते हैं बेटा, ग्लूकोज से। यानी अगर 1 मोल ग्लूकोज का क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मोल ग्लूकोज से
माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी CO2 रिलीज होती है, तो कितनी रिलीज होगी, 6। लेकिन अगर ये पूछे कि एक पायरुविक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी CO2 रिलीज होगी, तो कितनी होगी बेटा, 3। समझ आया? ये लैंग्वेज का खेल है सारा, ठीक है ना। अब अगर आपसे केवल एसिटाइल कोएंजाइम से पूछा गया है, तो एसिटाइल, देखो एक CO2 यहां निकल गई, लेकिन अब आपको केवल एसिटाइल कोएंजाइम से पूछा गया है, तो देखिए आप एक बार CO2 यहां निकली है और एक बार CO2 यहां निकली है, यानी एसिटाइल कोएंजाइम से जब पूरा ये ब्रेक होगा तो कितनी CO2 निकलेगी, 2, क्योंकि ये है ही 2 कार्बन का। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से, क्लियर हुई बात? ओके, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अल्टीमेट एक पायरुविक एसिड से 3 CO2 निकालेगा, क्योंकि 1, 2 और ये 3 है ना। और एक ग्लूकोज की बात आ जाए तो फिर 6 CO2 बाहर निकलेगी बेटा, क्योंकि एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक बात, बेसिक क्वेश्चन बता रहा। अब चलिए आगे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट रिएक्शन करने वाले सबस्ट्रेट कौन है। अब देखिए, ये क्रेब्स साइकिल की पहली रिएक्शन है, और इस पहली रिएक्शन में क्या है, देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। ना ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड। पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन का बना, सिट्रिक एसिड। इज इट क्लियर? तो सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम। इज दैट क्लियर? और पहला प्रोडक्ट क्या है, पहला प्रोडक्ट क्या है भाई, सिट्रिक एसिड। इज दैट क्लियर? और एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा बेटा। एसिटाइल कोएंजाइम कनेक्टिंग लिंक हो गया है बेटा किसका, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का। ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स का को जोड़ने वाला क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम, क्योंकि इसी रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। अगर आपको याद होगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनना। दूसरी बात, एसिटाइल कोएंजाइम कॉमन सबस्ट्रेट है, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कॉमन है ये। इज दैट क्लियर? ये 2 बेहतरीन क्वेश्चन आपको देंगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट बताइए। एंड प्रोडक्ट बताना है आपको। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड है। अब आपको एंड प्रोडक्ट बताना है। आप देखिए बच्चों, हम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ते आ रहे थे। ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम, दैट इज लिंक रिएक्शन। एंड नाउ एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर, दैट इज क्रेब्स साइकिल, है ना। क्रेब्स साइकिल का टारगेट है कि हमें एसिटाइल कोएंजाइम को तोड़ना है, इतना सा टारगेट है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CO2 प्लस वाटर। बट हमने 4 कार्बन का सबस्ट्रेट भी यूज किया है, तो देखिए जरा ये साइकिल चलते 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 4 कार्बन का आपको वापस गेन हो गया। जो आपने शुरू किया था, ये साइकिल स्टार्ट यहां से हुआ और चलते चलते वापस एंड यहां हो गया, यानी हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी मिल गया। सो दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, CO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमें वापस रीगेन हो जाएगा 4 कार्बन का, और जो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का था वो ब्रेक हो गया CO2 प्लस वाटर में। अल्टीमेट ग्लूकोज पूरा ब्रेक हो गया। इज दैट क्लियर? बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, मेन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अब जब आप क्रेब्स साइकिल कर रहे हो तो क्रेब्स साइकिल 10 स्टेप की रिएक्शन है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप की रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस भी 10 स्टेप का था और क्रेब्स साइकिल भी 10 स्टेप का है।
लेकिन 10 स्टेप आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल मेन ध्यान रखो। मेन क्या है, एक तो ये ध्यान रखो कि जहां से CO2 निकला है, एक तो ये स्टेप अपना इंपॉर्टेंट हो गया, ये स्टेप भी अपना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा जहां एनर्जी बनी है वो स्टेप ध्यान रखो। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना भाई, ये वाला और ये वाला, ये मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 तो आपने मेन बताई नहीं, तो फिर 4 हम भी याद कर लेंगे ना। वैसे मुश्किल नहीं है, देखो क्यों नहीं है मुश्किल, ये आसान बहुत है, इसको आप कर सकते हो। देखो सिट्रिक एसिड, सिस इकोनिटिक, आइसोसिट्रिक, ऑक्सैलोसक्सिनिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, मैं और रिहर्सल कराऊंगा, फिलहाल आपको मैं पहले समझा रहा हूं। देखो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, फिर बनेगा सिस इकोनिटिक। क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड से बनेगा सिस इकोनिटिक, तो यहां एंजाइम क्या हो जाएगा, इकोनिटेज। और इसका एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एकोनिटेज का कोफैक्टर बताओ, एकोनिटेज को एक्टिवेट करने वाला बताओ, कौन है, आयरन। सिस एकोनिटिक एसिड से बना आइसोसिट्रिक, यहां भी एंजाइम क्या है, एकोनिटेज, और कोफैक्टर Fe+। ये भी 6 कार्बन के चल रहे हैं। फिर ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अब जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बन रहा था, इसी समय NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ, और जहां NaDH2 बनता है या NaDH2 टूटता है, वहां एंजाइम कौन होता है, डिहाइड्रोजीनेज। ये गुरु मंत्र है, आप याद रखो, डिहाइड्रोजीनेज, ठीक है ना। और इसका कोफैक्टर है Mn+2। अब बेटा ये 6 कार्बन का है और 5 कार्बन का एक बात ध्यान रखो, इस पूरे क्रेब्स साइकिल में 4 वाले बहुत हैं, 6 वाले बहुत हैं, लेकिन 5 का केवल एक ही सबस्ट्रेट है, वो क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और इस समय 6 कार्बन से 5 का बनाओगे तो CO2 बाहर निकलेगी, और CO2 बाहर निकलेगी तो एंजाइम क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेज। करेक्ट। फिर बच्चों अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब ये 5 कार्बन का है और ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, 4 कार्बन का, सॉरी। तो एक CO2 फिर बाहर निकालोगे, लेकिन इस केस में NaDH2 बन रहा है, तो एंजाइम दोगे डिहाइड्रोजीनेज। ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनेगा। इस समय बनेगी बच्चों आपको ATP या GTP, ATP या GTP, ठीक है ना। मेनली GTP लिखते हैं इसको, आप ATP भी लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं। बहुत बार क्या ऐसे पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल से ATP कितनी मिलती है, डायरेक्ट ATP सबस्ट्रेट लेवल सीधा ATP कितनी मिलती है। तो पूरे क्रेब्स साइकिल में अगर एक क्रेब्स साइकिल है तो एक ATP मिलेगी, और अगर 2 क्रेब्स साइकिल है तो 2 ATP मिलेगी। ATP एक ही जगह है, बस समझ गए। फिर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, तो इस समय ये, अच्छा एक और यूनिक चीज बताओ, ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ये रिएक्शन हो रही है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्यूमेरिक एसिड, F से फ्यूमेरिक एसिड और F से FeDH2, यानी एकमात्र ये रिएक्शन है जिसमें FeDH2 बनेगा। और एकमात्र ये ऐसी रिएक्शन है कि ये पूरा क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है, लेकिन एकमात्र ये रिएक्शन है जो इनर मेम्ब्रेन पर होती है, क्योंकि ये एंजाइम कहां है, इनर मेम्ब्रेन पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब फ्यूमेरिक एसिड से बना मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इस केस में भी आपको NaDH2 मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो ये बेटा पूरा 10 स्टेप की रिएक्शन है। अब मैं आपको इस जाल से बाहर लाता हूं और आपको शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, शॉर्ट में क्रेब्स साइकिल देखते हैं। एक बार और है ना, एक बार और अपने रिवीजन लगाते हैं। चलिए स्टार्ट कर किया कहां से, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा सारे। हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम ने रिएक्ट किसके साथ किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ।
कितने कार्बन 4, कितने कार्बन 2, पहला प्रोडक्ट बना सिट्रिक एसिड, ये तो रट लो रे मेरे भाई, कितने कार्बन का 6 कार्बन का। अब चलो सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटेट, एकोनिटिक एसिड, ठीक है भाई, आइसोसिट्रेट, ठीक है, सीधा ले आओ आप इसको, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ठीक है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है भाई, मेन चीजें सारी ले आओ, सक्सिनिल को एंजाइम, फिर है बच्चों सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट लिख दो, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ध्यान से सुनना बेटा, गौर से देखो बच्चों, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, पहली बार 5 कार्बन, तो फिर यहां क्या निकाल दोगे बाहर, CO2, 4 कार्बन, तो यहां भी क्या निकाल दोगे, CO2, तो CO2 निकालने वाले दो स्टेप कौन से हो गए, ऑक्सैलो सक्सिनिक से अल्फा कीटो ग्लूटारिक बनता है तब CO2 निकलती है, और अल्फा कीटो से सक्सिनिल को एंजाइम बनती है तब CO2 निकलती है, राइट। चलिए ये बात एक बार इधर करते हैं। अब देखो बेटा, और आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्सैलो सक्सिनिक बनेगा तब यहां पर बनेगा आपको पहला NADH2 मिलेगा, NAD+, समझ गए। उसके बाद जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनेगा तब आपको NADH2 मिलेगा। कितनी जगह मिलेगी, 2 जगह। और फाइनली जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलेगा तब आपको NADH2 मिलेगा। तो NADH2 कितनी जगह मिल गई, 3, करेक्ट। अब अपने मेन स्टेप पर आ जाओ। देखो S से सक्सिनिल, S से सक्सिनिक एसिड, जब दोनों भाई भाई हो तब मिलकर बना देंगे ATP या GTP, ठीक है, दोनों भाई भाई SS वाले धर्म। और आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो इनर मेम्ब्रेन पर होती है। कौन सी रिएक्शन, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, ये वाली रिएक्शन। और इस रिएक्शन का एंजाइम क्या है भाई, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। और F से फ्यूमेरिक एसिड, और यही वो रिएक्शन है जब हमें मिलता है FADH2। इज दैट क्लियर, समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से। अब एंजाइम फिट करना है तो कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। देखो यहां एकोनिटेज, 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 एकोनिटेज का एक्टिवेटर कौन है भाई, Fe+2, ठीक है। NADH2 बना है तो मैं सोचूंगा ही नहीं, क्या लिख दूंगा, डिहाइड्रोजिनेज। CO2 बाहर निकल रही है तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेज, राइट। फिर NADH2 मिल रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज। ATP बन रही है तो बच्चों एंजाइम क्या होता है, काइनेज, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा बेटा, फ्यूमेरेज। और यहां फिर NADH2 मिल रहा है तो फिर एक बार बेटा डिहाइड्रोजिनेज। इतनी सी तो बात है यार, जहां NADH2 FADH2 मिले वहां डिहाइड्रोजिनेज लिख दो, जहां CO2 बाहर निकले वहां डिकार्बोक्सिलेज कर दो, और जहां ATP बन रही है वहां काइनेज कर दो, है ना। फिर नया क्या याद रखना पड़ा आपको, एकोनिटेज एक ही तो याद करना पड़ा, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हौसला रखिए, 5 मिनट में काम हो जाएगा। बोलो समझ आए कि नहीं आए, ठीक बात। तो ये बेटा पूरा क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। देखो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन 1 मोल ग्लूकोज के नाम से स्टार्ट होता है, 1 मोल ग्लूकोज, तो 1 मोल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कितने मिले बच्चों, 2। एसिटाइल कोएंजाइम भी कितने मिलेंगे, 2। तो फिर बेटा क्रेब्स साइकिल भी कितनी बार होगा बताओ, 2 बार। 1 मोल ग्लूकोज की बात आए तो इसका मतलब क्रेब्स साइकिल कितनी बार होता है, 2 बार होता है, राइट। और अगर सीधा क्रेब्स लिखा हुआ है मतलब वो 1 क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है।
क्वेश्चन अगर ये आए कि एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए क्रेब्स साइकिल से कितनी CO2 निकलेगी, तो आप लिखिए 6 CO2, क्योंकि एक मोल ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ये लिंक रिएक्शन की CO2 इसी में जोड़ते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। समझ आ गया एकदम अच्छे से बात, ठीक बात है ना। लेकिन अगर एक क्रेब्स की बात करें तो फिर एक क्रेब्स में अगर वो पार्टिक एसिड वाली एक CO2 जोड़ते हैं तो कितनी बनेगी, 3 CO2। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दे कि भाई एसिटाइल को एंजाइम से बताइए कितनी CO2 निकलेगी, तो 2 CO2 निकलेगी। करेक्ट, इस बात को ध्यान रखें। यानी एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा। समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब थोड़ा सा एनर्जी देख लीजिए। मैं मान के चलता हूं कि क्या है, एक क्रेब्स साइकिल है, तो एक क्रेब्स साइकिल में आपने क्या देखा कि 3 NADH2 मिले थे, एक FADH2 मिला था और एक ATP या GTP। ये तो इक्विवेलेंट है ना, ये मिला। तो 3 NADH2 इज इक्वल टू 9 ATP। अरे भाई 1 NADH2 3 ATP होता है ना। 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP और ये 1 ATP है ही। तो रिजल्टिंग हमें कितनी ATP मिली बेटा, बताओ, 12 ATP फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। लेकिन डायरेक्ट ATP, सबस्ट्रेट से डायरेक्ट ATP आपको कितनी मिली है, एक ही मिली है। तो ये तो चेक है ना भाई, ये तो अभी पास कराना पड़ेगा, ETS में लेके जाना पड़ेगा। इनको तो अभी कहां लेके जाना पड़ेगा, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तब जाके ATP बनेगी। लेकिन ये तो डायरेक्ट ATP है ना। तो अगर ऐसा बोले कि क्रेब्स साइकिल से डायरेक्ट ATP कितनी मिलती है, तो जवाब क्या रहेगा, 1 ATP। समझ गए। अब चलिए, अब एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार, है ना। तो कितनी ATP हो जाएगी बेटा, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 ATP, है ना। नहीं तो आप ऐसे देख लो, NADH2 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, डबल कर दो भाई। FADH2 2 हो जाएगा, ATP 2 हो जाएगा ना, ये 18 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो मिलाकर कितना हो गया बेटा, 24। उम्मीद है कि ये मेरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। बात क्लियर, चलिए ठीक है भाई। अब थोड़ा सा अपनी अब तक की पूरी एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्लूकोज को ब्रेक करने में हमें क्या करना पड़ा, ग्लाइकोलाइसिस, और क्या करना पड़ा, लिंक रिएक्शन, और क्या करना पड़ा हमें, क्रेब्स साइकिल करना पड़ा। वही अपने ऑप्शन बना लो, ATP यूज, ATP गेन, NADH2, FADH2, ये पूरी डिटेल बना लो। अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस में ATP यूज कितनी हुई, 2, इसमें नील, इसमें नील, कोई यूज नहीं हो रही। बात समझ आ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, याद है ना। हाँ, अब देखो ATP गेन कितनी हुई थी, 4, नील 2, है ना। एक ये लिंक रिएक्शन 2 बार होगी, ग्लाइकोलाइसिस 1 बार होगा, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगा एक ग्लूकोज के लिए। 1 मोल ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये 2 बार होंगे सर। ना NADH2 इसमें कितने मिले भाई, 2, ये नील, है ना। लिंक रिएक्शन में 2 NADH2, क्रेब्स साइकिल 2 बार हुआ तो 6 NADH2 और 2 FADH2। ना फाइनल 2 ATP यूज हो गई, 6 ATP मिली, टोटल बेटा 10 NADH2 मिला और 2 FADH2 मिला। ये पूरा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने की एनर्जी। अब इनको देखिए, 6 प्लस 10 इंटू 3, 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। तो 10 ये ETS में जाएगी सारी की सारी, ये सारे कहां जाएंगे, ETS में, और ETS में जाकर क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। तो देखो कितना हो गया भाई, 30 प्लस 2 इंटू 2 4, तो टोटल कितना हो गया बेटा बताओ, 40 ATP। अब अगर क्वेश्चन आता है
कि ग्लूकोज को ब्रेक करने में टोटल कितनी एटीपी मिली, तो 40 एटीपी मिली। लेकिन अगर हम नेट गेन की बात करें, किसकी बात करें, नेट गेन की, तो 40 माइनस 2, ये 2 भाई आपने यूज भी तो कर रखी है ना, तो बराबर कितना हो गया बेटा 38 एटीपी, 38 एटीपी। लेकिन बुक्स में लिखा होता है 38 या 36 एटीपी, ये मिलेगी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। अब आप कहोगे सर 38 पूरा लिखा तो अब ये 36 कहां से आ गया, इसके लिए आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। ये 2 एटीपी का हिसाब तो कल देंगे आपको कि 38 या 36 क्यों है, समझ आया, कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताएंगे। फिलहाल बताइए टोटल एटीपी कितनी, 40, ठीक है। नेट गेन कितना, 38 या 36, ये नेट गेन है बेटा, 38 या 36 नेट गेन है, बात समझ आ गई। अब देखो ईटीएस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कितनी एनर्जी देगा, ईटीएस कितनी देगा, ईटीएस देगा 34। कैसे, इस चेक को क्लियर करेगा तो 30 एटीपी बनाएगा, इस चेक को क्लियर करेगा तो 4 एटीपी बनाएगा, 30 और 4 कितने हो गए बेटा 34 ईटीएस अकेला देगा, बात समझ आ गई, कोई डाउट। ये देखो ये पूरा एनर्जी डिटेल है आपका सारा, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, देखता हूं आप सीखे हो कि नहीं सीखे। क्वेश्चन ये है कि एक ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज को एनॉर्बिक कंडीशन में ब्रेक किया गया, एनॉर्बिक सेल में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, बताइए कि नेट गेन कितनी एनर्जी का होगा। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस अगर एरोबिक सेल में हो रहा है तो कितनी एनर्जी देगा, इसकी एनर्जी पूछिए आपसे। तीसरा क्वेश्चन है कि एक पायरुविक एसिड से कितनी एटीपी मिलेगी, ये 3 क्वेश्चन। अब देखो ग्लूकोज अगर एनॉर्बिक सेल में ब्रेकडाउन हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 2 एटीपी का ही नेट गेन होगा, राइट। लेकिन यही ग्लाइकोलाइसिस है ना ये, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस अगर एरोबिक सेल में हो रहा है तो आपको कितनी एटीपी मिलेगी भाई बच्चों, 8 एटीपी का नेट गेन होगा। अब पायरुविक एसिड से देखो, एक पायरुविक एसिड से पूछा तो देखो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल को एंजाइम बनेगा तो लिंक रिएक्शन एक बार होगी, फिर एक एसिटाइल को एंजाइम को अगर ब्रेक करोगे तो ये क्रेब्स साइकिल CO2 + H2, तो एक बार आपको लिंक रिएक्शन करनी पड़ी और एक बार आपको क्रेब्स करना पड़ा। लिंक रिएक्शन आपको क्या देगा, एक NADH2, एक लिंक रिएक्शन, और एक क्रेब्स साइकिल की तो आपने 12 एटीपी निकाल रखी है ना, तो 12 एटीपी ये होगी, 3 ये होगी, तो 12 + 3 बराबर कितना एटीपी हो गया भाई, 15 एटीपी, ठीक है, समझ गए। लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करके दूं आपको, मैं अगर आपको ये कहूं कि 1 मोल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो बताइए कि पायरुविक एसिड से टोटल कितनी एनर्जी गेन होगी, पायरुविक एसिड से कितनी एनर्जी गेन होगी। अब क्वेश्चन ग्लूकोज से पूछ रहा हूं तो अब आप समझिए कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कितने बनने वाले हैं, 2 बनने वाले हैं, राइट। तो जब एक पायरुविक एसिड 15 एटीपी दे सकता है तो फिर 2 पायरुविक एसिड कितनी देंगे, 15 × 2 बराबर 30 एटीपी। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से बेटा लैंग्वेज मैं कोई सारी प्रैक्टिस नहीं करवाई, मैं कह रहा हूं लैंग्वेज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और कल का लेक्चर जरूर ज्वाइन करिएगा, कल बताएंगे आपको ये मामला क्या है 38 और 36 का, समझ आया एकदम अच्छे से। क्रेब्स साइकिल की रीडिंग करिएगा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है। और ध्यान रखिएगा क्रेब्स साइकिल जरूर माइटो में हो रहा है लेकिन इसमें भी O2 यूज नहीं हो रही है, O2 यूज नहीं हो रही है ना। O2 केवल ETS में यूज होती है बेटा, ऑक्सीजन का यूज केवल किस में है, ETS में है, ग्लाइकोलाइसिस में भी नहीं, लिंक रिएक्शन में भी नहीं और क्रेब्स साइकिल में भी नहीं। O2 यूज केवल और केवल ETS में होती है।
कई बच्चा ये सोचा कि माइटो में हो रहा है तो O2 यूज होगी, पेपर वाला भी इसीलिए क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन O2 यूज नहीं होगी, केवल कहाँ यूज होगी, ETS में। इससे पहले O2 का, आज मैंने O2 का कोई यूज बताया नहीं ना, मतलब नहीं हो रही यूज, समझ आया, पक्का। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।